वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, आज डेट है 26 सितंबर। तो देखिए न्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और आप लोगों का एक सजेशन था, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट मुझे इतना पता चला कि हमें अभी जो है इंडियन एक्सप्रेस पे स्टिक टू रहना है, बाकी एडिशनल नहीं करना। जो हम पहले से कर रहे थे उसको कर रहे हैं। और मैंने आपके अकॉर्डिंग ही आपके सजेशंस, मेजरली जो सजेशन था कि इंडियन एक्सप्रेस में जो मेजर आर्टिकल है मैंने उन सबको मिला के एक पीडीएफ में बना दिया। ठीक है, ताकि ये भी ना लगे कि आपको अलग अलग न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ रहा है, अलग अलग पेजेस से। तो एक ही में मैंने एक पीडीएफ के फॉर्म में क्लब कर दिया इसको कि इकॉनमी पेज या एडिटोरियल या एक्सप्लेनेशन से जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में ये। ठीक है, बाकी जो भी और कुछ सजेशन आपको देना है तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, और जो रीकैप का था वो भी आइडिया था, लेकिन आप कह रहे हो कि आप अलग से उसके लिए रीकैप प्लस हिंदू का वीडियो हिंदू की न्यूज़ के साथ रखिए। तो उसमें मुझे आप लोगों की मेजॉरिटी, देखिए आप मेजॉरिटी में जो बोलोगे वो काम मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग फिर क्योंकि कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई पर्सन कह रहे हैं कि आप फिर रिज़ल्ट देखोगे अगर आप हिंदू करोगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोग मेजॉरिटी में जो चीज़ बोलोगे वो ठीक रहेगा। और थोड़ा सा प्लीज़ आप अपने लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने हमेशा बोला है, आपको जैसा कुछ भी बोलना है आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो, बट विद ड्यू टू रिस्पेक्ट के साथ ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा हार्श लगे आपका स्टेटमेंट कि कर लेना आप, वरना आप अपनी चॉइस से फिर रिज़ल्ट देखना। इट्स लाइक नॉट अप्रोप्रिएट है। खैर देख लेते हैं। देखिए ये वाला न्यूज़ जो है आपको पता है अभी 2 दिन पहले जो है हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके ऊपर थोड़ा वर्डिक्ट चेंज किया है ना, नए तरीके से लॉ को बदलाव किया है अपने वर्डिक्ट से। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट पे केस गया था कि एक पर्सन ने पोर्नोग्राफी की वीडियोस जो है अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज कर रखा था, जिस चीज़ पे पीआईएल पिटीशन फाइल करा गया था इस पे अंडर द पॉक्सो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात बोली कि उस पर्सन के मोबाइल में अगर वो चीज़ है तो उसको हम पॉक्सो एक्ट के अंडर में सेक्शन 15 के अंडर में उसको जो है ऑफेंस नहीं मान सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को चेंज करते हुए जो है चंद्रचूड़ के साथ जजेस के ग्रुप था, तो जिसमें उन्होंने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि ये पॉक्सो के अंडर में आएगा। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफेंस एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इसको एज अ क्राइम माना जाएगा, जो चीज़ मद्रास हाई कोर्ट ने मना किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है। तो यहाँ पे राइटर एक्चुअली ये सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे राइटर इन्फोसाइज कर रहे हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि क्या इस तरीके से जो लॉ है पहले, क्या इसको जो है एज अ बर्डन के फॉर्म में देखा जा रहा था, या किस तरीके से था जो चीज़ इतनी केयरलेस या एक वल्नरेबल सेक्शंस के साथ जो एक हीनियस क्राइम होता है। क्योंकि देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना या चाइल्ड अब्यूज़ करना एक छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा है। उस बच्चे के लाइफ को ही एक स्पॉइल करने वाला एक इंसिडेंट होगा वो, है ना। तो उसमें वो एक हीनियस क्राइम को इतना नेग्लिजेंस के साथ मेंटेन रखना लॉज में, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी जो है एक चिंता जाहिर करी, जिस चीज़ को राइटर भी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं केयरलेस बरती गई है वल्नरेबल सेक्शंस के टुवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि राइटर ने, मेन चीज़ जो है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटिव जो है उसको सिर्फ पॉक्सो के तहत ना होते हुए भी हमें जो है CSEM यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल के जगह हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो यूज़ किया जाता है उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसे रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। एक सीरियस हीनियस क्राइम है। ठीक है, और यहाँ जो मेन विक्टिम होता है उसके साथ हमें एम्पैथी को दिखाना, सिर्फ सिंपैथी नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी में उसके साथ सपोर्ट करते हुए उसके लिए टुवर्ड द एक्शंस में फोकस करना, इट्स कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पैथी पे फोकस करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस हो, लॉ हो, उन्हें काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है हमें CSE यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल्स की जो है तरफ चेंज होना ज़रूरी है। कि अगर आप किसी भी तरीके मटेरियल से, ना कि फ़ोन में स्टोरेज या कोई भी और भी मटेरियल को यूज़ करते हो जो कि कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ को लिंक करती है उस चीज़ के साथ, तो उसे स्ट्रिक्टली हमें जो है उसके ऊपर एक्शन उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और इस चीज़ की शुरुआत जो है आप स्कूल, कॉलेज और घर से सबसे पहले काउंसलिंग का शुरुआत करने की ज़रूरत है, थ्रू द काउंसलिंग, थ्रू द थेरेपी। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है सोसाइटी के लिए और बहुत हीनियस एक क्राइम के अंडर में आता है, तो हम इसको बहुत नेग्लिजेंस के साथ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था आर्टिकल। आपको इशू पता है, बट ये पॉइंट मुझे बताना था बस ये कि किस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि चीता प्रोजेक्ट ऑल्दो हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा कि चीता पवन करके एक चीता था जिसकी डेथ भी हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाया जा रहा था कि क्या चीता का प्रोजेक्ट इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्या। तो अभी सितंबर 17 को ये 2 साल कंप्लीट हो चुका है ये प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, आपको पता है अफ्रीकन के रीजन से यहाँ से चीता को ट्रांसफ़र किया गया था इंडिया के एमपी में कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, और लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा 7 से 8 चीता की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि अभी बीच में जो चीता की कुछ चीताओं की डेथ हुई थी वो क्योंकि कॉलर में लगा हुआ जो माइक है, जो कॉलर में लगा हुआ जो उनका लाइक एक डिवाइस है जो उनको रेडियो कॉलर बोलते हैं, सॉरी उसको मैं भूल रही हूँ, रेडियो कॉलर। तो उस पर क्या होता है, सेप्टिसीमिया या कैमिया करके, जो भी इसको टर्म मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सेप्टिकैमिया करके एक इशू हुआ था डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। इनका जो कॉलर होता है इसमें बहुत ज़्यादा एक फंगस काइंड ऑफ जो है जनरेट हो गया था बहुत, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत रहती है इस कुनो नेशनल पार्क, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन के पास है ये। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी डेथ हुई। ऑल्दो इनकी अब बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा जो बच्चे कुछ चीता थे उनके बच्चे हो गए 17 क्यूब्स के आसपास। ठीक है, तो करेंटली अभी 24 चीता 12 एडल्ट्स एंड 12 क्यूब्स हैं इसमें। ठीक है, और कुछ को अभी जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में ही है उसमें ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात ये है कि सक्सेसफुल माना जा रहा है यहाँ पे अभी। ऑल्दो देखिए यहाँ पे कुछ इश्यूज़ है कि राइटर यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा क्या रीज़न है। एक तो चलो क्लाइमेट था थोड़ा बहुत चेंज का कुनो नेशनल पार्क में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक है इनएडिक्वेट प्रे, यानी देखिए जो चीता या लेपर्ड जो है इनके लिए क्या चाहिए होता है, प्रे बहुत ज़्यादा मैटर करता है उनके फॉरेस्ट सिस्टम में। तो यहाँ पे चीता का प्रे है सबसे पहले चीतल। ठीक है, चीतल किसको बोलते हैं, ये डियर होता है, स्पॉटेड डियर है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ये कुनो नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे चीतल की जो नंबर होने चाहिए थे वो बहुत कम है। इन्होंने कहा 2020-21 से ये पर किलोमीटर में 17% हो गए थे 24 तक आते आते, जो कि 23% था। और अगर आप करंटली कुनो के ओवरऑल पॉपुलेशन देखोगे तो 6700 के आसपास है टोटल पॉपुलेशन इसका, तो बहुत ही कम है ये। ठीक है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इनएडिक्वेट प्रे बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है यहाँ पे, चाहे वो लेपर्ड पॉपुलेशन हो, चीता के लिए हो, जो प्रे जितनी चाहिए, जैसे लेपर्ड के लिए नियरली 23,600 प्रे चाहिए होता है और चीता के लिए 3,000 होना चाहिए था इस कुनो नेशनल पार्क के अंडर में। लेकिन इस एडिक्वेसी की वजह से भी जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए इस एरिया में। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड एरिया में इन्होंने अपना रेंज कवर किया है। इन्होंने कुनो नेशनल पार्क कहाँ, MP से राजस्थान तक भी ट्रैवल किया है। ऑल्दो अभी जो है रिसेंटली पवन करके एक चीता था जिसकी डेथ भी हो गई। ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि सक्सेसफुल है ये प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ इश्यूज़ के साथ। ठीक है, तो ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अभी आपको पता है रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पे मिस्टर कुमार जो है, अनूर कुमार करके, अनुरा कुमरा। ठीक है, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, जब ये ओथ सेरेमनी ले रही थी उससे कुछ टाइम पहले ही जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे दिनेश गुनवाकर, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है डिज़ोल्व करना पड़ा पार्लियामेंट को। ठीक है, लेकिन ऑल्दो जो है यहाँ पे अभी इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म में यहाँ पे PM को इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म में इलेक्ट किया है, और ये हैं मिस, इनका नाम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे है ये अभी हारिनी अमर सूर्या। ठीक है, तो ये अभी जो है इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म में ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब नया इलेक्शन होगा इनका नवंबर में। ठीक है, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल श्रीलंका का में जो मेंबर हैं टोटल 225 हैं। तो प्लीज़ आप एक बार जैसे प्रेसिडेंट का आपने कंपेयर किया था ना, वैसे ही पार्लियामेंट के साथ कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, नेबरिंग कंट्री है तो आ सकता है, ये आपको पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके पॉलिटिकल सिस्टम्स का। ठीक है,
इसके बाद जो है क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के बारे में है, क्या है देख लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियंस का वेडनेसडे में मीटिंग हुआ था चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा के साथ। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले ना असम अकॉर्ड के लिए एक कमेटी सेटअप करी गई थी, ठीक है। उसके अंडर में जो है मेनली क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड के लिए कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ चीज़ें जो कमेटी सजेस्ट करती है नियरली 65 रिकमेंडेशन के आसपास, उसमें से जो 52 है उसे जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो बिस्वान है इन्होंने कहा है कि हम इसको अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट के अंडर में। तो एक बार देख लेते हैं क्या है क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। और कमेटी जो बैठाई गई थी वो थी बिप्लाब शर्मा कमेटी। तो वो कमेटी क्या कहती है असम अकॉर्ड के बारे में, इन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले असम अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये राजीव गांधी का जब टाइम पीरियड था ना तभी था, तब से चल रहा था ये असम मूवमेंट चला था उनके लीडरशिप में उनके टाइम पे। क्योंकि वहाँ पे जो मेनली ऑल असम स्टूडेंट करके एक यूनियन था, इन्होंने क्या करा था, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज़ के लिए कि बांग्लादेश से जो माइग्रेंट आ रहे थे ना, आपको पता होगा अगर आप मैप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चलेगी। जैसे ये असम है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश पड़ता है। तो बांग्लादेश से असम में काफ़ी इलीगल माइग्रेंट बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो यहाँ पे असम के द्वारा बहुत पहले से 1950 से ही ऑल्दो इस चीज़ पे इश्यूज़ उठाए गए थे कि यहाँ पे माइग्रेशन करके लोग जो हैं यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से असम की खुद का जो कल्चर है, खुद के इंडिजीनियस के जो राइट्स हैं, खुद के जो रिजर्वेशंस हैं या खुद के जो भी फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट से जो भी राइट्स मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते हैं उन लोगों को जो एक्चुअल में असम के इंडिजीनियस पीपल हैं। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है राजीव गवर्नमेंट के अंडर में असम अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है, 1985, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन साइन हुआ था 1985 की यहाँ पे असम अकॉर्ड लाया जाएगा। इसके अंदर क्लॉज 6 में ये बात करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स लाया जाएगा स्पेसिफिकली असम के लोगों के लिए, ताकि वो अपना कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज ऑफ असमीज पीपल को जो है प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो अभी 2019 में होम मिनिस्ट्री के अंडर में 14 पर्सन की एक कमेटी को बिठाया गया था, जिसके अंडर में असम हाई कोर्ट के जस्टिस थे मिस्टर बिप्लाब कुमार शर्मा और उनके साथ और भी जजेस और भी ब्यूरोक्रेट्स थे। और आसू जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है इनका, आसू जिसका नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, जो 1985 में बना था राजीव गांधी के टाइम पे, उनके कुछ लीडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस कमेटी ने फाइनली 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसमें से कुछ चीज़ों को जो है चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर ये हैं, इनका नाम मैं भूल रही हूँ, क्या नाम है, हेमंत जी, इन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। तो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए एक चीज़ तो इस क्लॉज में एक था कि 1951 जनवरी 1 से पहले असम के अंडर में जो भी लोग आए हैं या मान लीजिए बांग्लादेश से भी पहले माइग्रेट करके आए हैं लेकिन वो 1951 से हैं, तो वो सारे इंडिजीनियस होंगे, असमीज़ यानी असमीज़ होंगे। उसके बाद कोई भी लोग माइग्रेट हुए हैं तो वो असमीज़ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे असमीज़ के लिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ जो भी पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली हो, लोकल बॉडी हो, जो जॉब हो, उसके लिए जो भी रिजर्वेशन वगैरह सब होगा वो उन्हीं को ही मिलेगा, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल को। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं। देखिए ऑल्दो चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो स्पेसिफिकली रेकमेंड करा है 1951 को, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि ऑल्दो इस कमेटी के द्वारा 67 जो है ब्रॉड रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसमें से कुछ को ही ये एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि कुछ में चेंजेस करने के लिए टोटल तो 67 है, उसमें से 52 को इन्होंने एक्सेप्ट किया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। बचे हुए रेस्ट ऑफ द 15 के आसपास जो है वो ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिसमें आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत है और अमेंडमेंट्स के लिए आपको सेंटर का जो है अप्रूवल चाहिए कुछ चीज़ें, क्योंकि अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो स्टेट के पास तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 67 में से हम 15 को तो अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। और वो जो 52 रिकमेंडेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, लैंग्वेज, लैंड, कल्चर, हेरिटेज से रिलेटेड है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले लैंड के बारे में बोला है कि भाई जो असमी पीपल है कैन ओन एंड पोसेस लैंड एंड ट्रांसफ़र ऑफ सच लैंड इन दीज एरियाज़, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन लिमिटेड देम अलोन, यानी असम के लोग खुद के लैंड को असम के लोगों के बीच में ही ट्रांसफ़र बेच सकते हैं।
दूसरी बात, लॉन्चिंग अ टाइम बाउंड 3 ईयर प्रोग्राम टू अलॉट लैंड टाइटल टू असमीज पीपल। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों के पास अपना लैंड तो है कई डेकेड से, लेकिन उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन लोगों के लिए 3 साल का एक टाइम पीरियड बना दिया कि उन 3 साल के अंडर अंडर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एक स्पेशल सर्वे करवाया जाएगा 4 एरियाज़ में, रिवरिंग रीजन अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्रा वे पे, और न्यूली क्रिएटेड 4 रीजन ट्रीटेड एज अ द गवर्नमेंट लैंड के अंडर में होगा। और रिवर इरोजन जो अफेक्टेड पीपल है शुड गेट प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिवर्स के आसपास इरोजन्स की वजह से उन लोगों की प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो चुकी होती है, तो उन्हें भी जो है यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है। और लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने बोला है कि असमीज़ एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ठीक है, 1960 असमी ऑफिस लैंग्वेज एक्ट के तहत। और लोकल लैंग्वेज में ये मेनली कहाँ कहाँ शुरू होगा, यूज़ होगा, बराक वैली, हिल डिस्ट्रिक्ट्स, बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इन रीजन्स में। ठीक है, इनमें भी लोकल इन क्या है, इन रीजन्स में क्या होता है, इनकी खुद की भी अपनी लोकल लैंग्वेजेस है, लेकिन इनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज असमीज़ को माना जाएगा। ठीक है, और मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर एक्सेट्रा टू बी इशूड इन असमी अलॉन्ग विद इंग्लिश। इंग्लिश के साथ असमी लैंग्वेजेस भी आपको देना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑटोनॉमस लैंग्वेज एंड लिटरेचर अकेडमी काउंसिल ऑफ असम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ऑल इंडिजीनियस लैंग्वेज ऑफ असम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मेकिंग असमीज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट क्लास 8th to 10th इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल, बोथ स्टेट बोर्ड एंड CBSE। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कल्चर हेरिटेज में क्या क्या है, इन्होंने बोला है कि ऑटोनोमस अथॉरिटी बनानी पड़ेगी ताकि न्यू वैष्णव मोनेस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जा सके और उनके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं उन्हें हेल्प किया जा सके। क्रिएटिंग मल्टीपर्पज़ कल्चर कॉम्प्लेक्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपलिफ्ट द कल्चर हेरिटेज ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स के लिए। ठीक है, देखिए ऑल्दो ये चीज़ आपको ये है ना, असम के अकॉर्ड जो हैं, अब ये रिकमेंडेशन लाइन बाय लाइन याद नहीं रखना, क्योंकि मीन्स में ऐसा नहीं आएगा कि अकॉर्ड क्या था, सम अकॉर्ड बताइए कुछ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इशू चल रहा है असम अकॉर्ड का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी, तो इस तरीके से कल्चर का था। इसके अलावा स्केड्यूल एरिया के लिए कि जैसे बोडोलैंड है, और आपको पता है इनका खुद का 6 स्केड्यूल के अंडर में कुछ प्रोविजंस है रीजन्स में। 6 स्केड्यूल के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। इनकी खुद की लेजिस्लेटिव जुडिशरी ऑटोनॉमी है, तो वो भी जो है वहाँ पे भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी। ये चीज़ें 52 अमेंडमेंट्स जो हैं, 52 रिकमेंडेशंस हैं, वो अप्लाई होगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे देखिए कुछ इश्यूज़ ये भी है कि असम के गवर्नमेंट में जैसे टोटल तो 67 रिकमेंडेशन थे, लेकिन 52 ही करें। रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स हैं वो इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेंटर के अंडर में है तो उसमें थोड़ा प्रोविजंस का दिक्कत है। ऊपर से यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि देखिए इनर लाइन परमिट वाला जो एक इशू है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जैसे नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम में आपको एंटर करने के लिए भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये असम में नहीं है, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर में है, लेकिन ये असम में नहीं है अभी। तो यहाँ पे असम में भी लाने की बात कर रही है। और यहाँ पे रिजर्वेशन 80 to 100% पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकल बॉडीज़ में। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशंस पे फोकस करने की बात करी जा रही है। ठीक है, इस अकॉर्ड्स में ऑल्दो कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन अब देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ चीज़ों को ये अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये था आपका असम अकॉर्ड का। ठीक है, ये जस्टिस बिपाल शर्मा कमेटी आप याद रखिएगा। ठीक है, असम अकॉर्ड से रिलेटेड है क्योंकि ये भूलने का चांस रहता है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, देखो ये बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी है। इनका भी 108 बर्थ एनिवर्सरी बनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये फ़िलोसोफर भी माने जाते हैं और मेन गाइडलाइन प्रिंसिपल हैं इनके। बीजेपी को बढ़ाने में इनका मेन बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि ये जो है आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था उसके प्रचारक के रूप में ये बहुत बड़े फॉर्म में काम करते थे। और जब बीजेपी से पहले यहाँ पे भारतीय जनसंघ था, उसके मेन फाउंडर लीडर भी थे ये। और इसके अलावा ऑल्दो ये भारतीय जनसंघ जो है मर्ज हुआ वापस 1980 के बाद, जो है जनता में के फॉर्म में आते हुए धीरे धीरे बीजेपी का फॉर्म लिया 1980 के बाद से। तो कोर प्रिंसिपल्स आज जो बीजेपी उसके कोर प्रिंसिपल्स जो है उपाध्याय जी से मिलते हैं। ठीक है, तो इनके थोड़े बहुत जो है, इनका मेन काम पता है क्या था,
इनका ह्यूमैनिज़्म पे बहुत फोकस था। धर्मा, अर्था, कामा और मोक्षा पे इन्होंने बहुत बड़े अपने जो हैं पुरुषास्त्र करके कॉन्सेप्ट जो है इंटरिम ह्यूमैनिज़्म के अंडर में इन्होंने दिया। ये एक फ़िलासफ़र भी थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि ये पुरुषार्थ जो है क्या है, इसमें मेनली धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा के बारे में। तो ये अर्था मेनली ये था कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ पे फोकस करना अकॉर्डिंग टू द एंशियंट्स। इन्होंने कहा कि जस्टिस और पनिशेबल एज वेल एज इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होता है। और कामा का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल डिज़ायर्स। धर्मा इंक्लूड्स ऑल रूल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल कोड्स टू अकॉर्डिंग विद द ऑल द एक्टिविटीज़ इन द अर्था कामा आर टू बी कैरिड आउट। ठीक है, तो ये बेसिक है इसका। ठीक, तो अभी एनिवर्सरी थी इनकी, तो ये है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए अभी क्या है, आपको पता है कि हम इंडिया जो है रिसेंटली इंडिया ने क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए यूएसए के साथ भी टाई अप किया है। इंडिया का जॉइंट एक स्टेटमेंट भी हुआ था, ठीक है, सैटरडे को, जिसमें यूएसए ने कहा इंडिया को कि आप जो है अपने पीएलआई स्कीम के तहत और जो है सोलर सिस्टम्स को बढ़ावा दीजिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे और जो है इंसेंटिव्स दे के बाहर के इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करिए। उसके तुरंत एक दिन बाद ही क्या हुआ, चाइना ने अपने मार्केट में, ठीक है, सोलर पैनल के बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल जो भी होता है, उसका प्राइस डाउन कर दिया। तो काइंड ऑफ ये एक एंटी डंपिंग काइंड ऑफ गेम है। एंटी डंपिंग पता है क्या होता है? एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, है ना, जो कॉस्ट आया, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बना, लेकिन आप जब उसको मार्केट में बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको 90 रुपये में या 80 रुपये में बेच रहे हो, इसकी कॉस्ट से कम प्राइस में आप बेच रहे हो। एक्चुअल प्राइस उसकी 100 है, ठीक है, लेकिन आप 80, 90 या इससे कम बेच रहे हो, तो एंटी डंपिंग, आप डंप करना चाह रहे हो। इससे क्या होता है कि एक फेयर मार्केट नहीं बन पाता इकोनॉमी के अंडर में, क्योंकि आप अपने माल को सस्ते में बनाते हो, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर जिनका प्रोडक्ट 100 रुपये का, वो तो नहीं बिकेगा ना। तो ये एंटी डंपिंग का काम कर रहा है चाइना, ठीक है। और ये तुरंत तब है जब इंडिया यूएस की जॉइंट मीटिंग हुई थी इसी बात पे लेकर कि पीएलआई के अंडर में अब इंडिया ने कहा कि 4.5 मिलियन का जो है ये इन्वेस्टमेंट करेगा और इसको एक्सपैंड करेगा ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। और ये इशू इंडिया के लिए नहीं, बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो सोलर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, जैसे जर्मन वगैरह है, वेस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस फेस किया जा रहा है। देखिए इंडिया का अभी मेन मोटिव क्या है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है एक इस चीज़ के लिए अप्रूवल दे दिया था कि हमें अब डोमेस्टिक के अंडर में सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल करके जो है हमें मेनली बनाना है। सोलर एनर्जी में भी पीवी मॉडल को बनाना है। उस चीज़ के लिए इन्होंने करा था अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको ALLM बोलते हैं, इसके लिए अप्रूव दे दिया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। तो उसी के अंडर में अभी जो है रिसेंटली चेन्नई में भी बहुत बड़ा एक जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब खोला गया है ALLM का। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो कि मेगावाट 3212 मेगावाट का एरिजोना बेस्ड फर्स्ट सोलर मॉड्यूल बनेगा तमिलनाडु के अंडर में। और ये पीएलआई स्कीम के अंडर में से स्कीम्स में इसे जो है जो सब्सिडीज़ है वो भी फ़ायदा दिया जाएगा। तो सोचिए इतने ह्यूज नंबर पे जो है इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे अचानक से चाइना के द्वारा एंटी डंपिंग का काम करना, प्राइस को जो है प्रीडेटरी प्राइसिंग करना, ताकि ग्लोबल मार्केट में आपका प्राइस जो है ज़्यादा दिखे और चाइना का प्राइस कम दिखे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसके मटेरियल को ख़रीदें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है। तो चाइनीज़ प्रेडेटरी, ये इसीलिए आप याद रखिएगा, प्रेडेटरी प्राइस टर्म या आ सकता है। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है कि पता अभी 2003 में हमने क्या किया था, इंडिया को ना MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, MSP यानी द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंडर में जो है मेंबरशिप मिला था। MSP बनाया था यूएसए ने, ठीक है, ताकि ये एक ऐसा ग्रुप है MSP जिसमें क्या होता है, इस ग्रुप के अंडर में, MSP ग्रुप के अंडर में पूरे ग्लोबल में जो बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं ना मिनरल्स, है ना, बहुत रेयर मिनरल्स जिनको बोलते हैं, उनको आपस में शेयर करना, ठीक है, उसी का एक ग्रुप है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। इंडिया को उसमें मेंबर बनाया गया था 2023 में। तो अभी न्यूज़ में ये है कि अब न्यूज़ में एक ग्रुप है, द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, जिसको MSFN बोलते हैं। तो इसमें भी फाइनली इंडिया पार्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही बढ़िया बात है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें शिफ्ट होना है। तो इसके लिए आपको जो है माइक्रोचिप बनाना है, आप AI बनाना चाह रहे हो। इसके अलावा और भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरी, जो भी अमोनिया, जो भी फास्फेट, जो भी आपको रेयर मिनरल चाहिए, वो
चीज़ें आप इंपोर्ट करते हो, चाइना पे डिपेंड हो और भी नेशंस पे डिपेंड हो, तो क्या होता है जब आप वेस्ट के हेल्प से, यूएस के हेल्प से हुआ है, ऑल्दो ये दोनों का मेंबरशिप हमें मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंडर में आप हो जाते हो ना, तो आपको क्या होता है जो रियल मिनरल्स होते हैं ना, जैसे रेयर मिनरल्स बोले तो जैसे अगर आप बोल सकते हो ये जैसे कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम है, ठीक है, 17th रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो इसका जो सप्लाई है वो इजीली आपको मिल जाएगा स्पेसिफिकली आपके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा जो अभी एक सक्सेसफुल हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल था। इसके अलावा आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे चाइना ने जो है बहुत बड़ा एक ICBM टेस्ट किया है इंडो पैसिफिक ओशन में। ICBM यानी आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मिसाइल लॉन्च किया है इंडियन पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो इसलिए एक बार ये न्यूज़ था। और यहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ है इक्वाडोर में, ठीक है। तो एक बार इक्वाडोर को आपको मैप में देखना है, ठीक, मैं ही दिखा देती हूँ को। आप देखिए ये इक्वाडोर है, ठीक है। ये मिल जाएगा, ये है सदर्न अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। इसके नॉर्थ में कोलंबिया है, नीचे पेरू है, ठीक है। लैंडलॉक्ड नहीं है ये, क्यूटो इसका कैपिटल है। कैरिबियन से ये तो टच नहीं होता, लेकिन ये पैसिफिक से टच होता है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में पेरू है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, वेनेजुला नहीं है इसके मेंबर में, ठीक है। ना ही अर्जेंटीना या चिली वगैरह कुछ नहीं है, पेरू है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, और अभी आपको पता है हमने रिसेंटली एक आर्टिकल डिस्कस किया था, कल की बात है, जिसमें हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया था, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट फायर हो रहा है, स्पेसिफिकली आपके जो है ब्राज़ील वगैरह में, है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे इक्वाडोर में भी हैं, तो आप देख लो, ठीक है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक लास्ट में देखिए वर्ल्ड में यहाँ पे अभी क्या है, बैंकॉक में है ना, थाईलैंड ने ओवरऑल, थाईलैंड की न्यूज़ है ये, तो थाईलैंड ने क्या करा ओवरऑल अपने यहाँ पे LGBT सेम सेक्स मैरिज को एग्री कर दिया है। तो यहाँ पे अब 2025 से यहाँ अलाउ है। तो एशिया के अंडर में ये थर्ड नेशन बन जाएगा। सबसे पहले ताइवान है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है एशिया के अंडर में, ठीक है। दूसरा नेशन है आपका नेपाल, सोचिए, इसीलिए मैंने कहा इसको मैं कवर कर देती हूँ एक बार। तीसरा जो है थाईलैंड है, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिज आपकी एशिया के अंदर ये 3 नेशन हैं जिसने एग्री कर दिया। अब देखते हैं इंडिया में कब आता है ये लॉ, ठीक है, क्योंकि वो भी उनका भी राइट बनता है सेम सेक्स का। खैर, तो ठीक है, ये हो गया, ये ओवरऑल आर्टिकल था। बाकी आप अपना सजेशन बताइए कि क्या करना है, इंडियन एक्सप्रेस पे ही हम टिकें इस तरीके से, या फिर इंडियन एक्सप्रेस और जो भी है। और एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ फटाफट कल का न्यूज़। देखिए ये हमने कल सी राजा मोहन जी का आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं USA गए थे अभी, क्वाड की मीटिंग भी थी। तो यहाँ पे उम्मीद थी कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे जो है MOU साइन हुआ है यहाँ पे रोबोटिक्स में। और यहाँ थोड़ा सा हमने हिस्ट्री डिस्कस किया था, क्योंकि इंडिया और USA के बीच में जो रिलेशन है वो एक 1950 से 1970 बीच एक अलग रिलेशन था, 1970 से 1990 तक एक अलग टाई था, क्योंकि ये पीरियड में हम मॉस्को यानी रशिया की तरफ हम ज़्यादा शिफ्ट हो गए थे, या वेस्ट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे। फिर 1990 से लेकर 2005 का एक दौर था, वापस से हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जो है पंगा मोल लिया और सैंक्शन लगा दिए थे USA ने। उसके बाद से वापस अब एक बहुत लंबे टाइम के बाद 2014 से लेकर अब 2024 के बीच में इस एनडीए गवर्नमेंट में हम वापस वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये वो दौर है जब AI, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आपके रोबोटिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है, जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता रहा था पहले, बहुत IITians बाहर जा रहे थे, अब वो यहाँ पे हमारे पास अब ये टेक्नोलॉजी ब्रेन ड्रेन की बजाय अब हमें इंडिया में यहाँ पे इन चीज़ों को लेके आना है, ठीक है। तो आपको याद होगा ये, और इन USA के साथ एक मॉडल भी हमने अभी रिसेंटली क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी भी IC8 जिसको बोलते हैं वो साइन किया था। तो ये हमने कल डिस्कस किया। इसके अलावा हमने यहाँ पे एडिटोरियल में पोल्यूशन के बारे में था कि जो CPCB है, यानी आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ एक बहुत बड़ा इनका प्रॉब्लम है कि 54
% तो इनके जो पोस्ट हैं वो खाली ही रहते हैं। ऊपर से यहाँ पे इनका टेन्योर बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के होता है, 2 से 3 साल का होता है। तो क्या होता है कि ऑफिसर्स एक बहुत बड़े इशू पे जो है फोकस नहीं कर पाता, तब तक उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इन पोस्ट पे एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। एक नॉर्मल एक ब्यूरोक्रेट या नॉर्मल ऑफिसर्स अपॉइंट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको जो टैकल करना है जिस एक्सपर्ट्स के साथ हो सकता है वो नहीं हो पाता, स्पेसिफिकली आपके टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। हमने ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका आर्टिकल था। इसके अलावा जो है अगर आप बात करोगे एक्सप्लेन पेज में हमने डिस्कस किया था कि इसरो ने प्लान किया है वीनस करके जो है प्रोजेक्ट, यानी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, जो कि 2028 तक होगा। याद रखिएगा, अभी नहीं है, इससे पहले। और सबसे बड़ी बात, इंटर प्लानिटरी का ये सेकंड मिशन होगा। इससे पहले हमने मार्स में जो है इंटर प्लानिटरी का, यानी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट होना, मार्स में हमारा पहला सक्सेसफुल था। दूसरा अब हमारा वीनस होगा 2028 में। और ऐसा नहीं है इंडिया पहली कंट्री है, इससे पहले यूएस, जापान, ये सब कर चुके हैं। और इन फ्यूचर जो है इसी 2029 में जो है यूएस दा विंची और वेरिटास करके 2030 में अपना एक लॉन्च करने वाला है। और यूरोपियन एनविजन मिशन करके 2030 में प्लान कर रहा है वीनस के लिए ही, ठीक है। और इस पे जो स्पेस जो भेजा जाएगा, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी, जो स्पेशली लैंडर यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च करना है, वहाँ पे ये एरो ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होगा। ये नॉर्मल मिशन से, जो नॉर्मल ऑर्बिटल मिशन है उससे थोड़ा अलग है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, बहुत अलग है। वीनस में सबसे ज़्यादा जो है डेंस 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, नाइट्रोजन 3% है। टेम्परेचर यहाँ 243 सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर, एक मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 462, एक मिनट, 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। और बिगर देन, यानी बहुत ज़्यादा हैवियर है टेम्परेचर में, मरकरी से भी ज़्यादा है ये, ठीक है, क्योंकि क्लोजेस्ट है सन के पास। और कुछ रीजंस बताएं इसमें किस तरीके से अलग है, तो आप एक बार देख लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था कल का, ठीक है। और लापता को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो आई रिकमेंड यू टू सी द वॉच द मूवी। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था, ठीक है। तो थैंक यू, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा और प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद क्योंकि हम सब बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, आप भी एस्पिरेंट हैं, कोई भी यहाँ वेला नहीं बैठा हुआ है ना। और प्लीज़ रिस्पेक्ट के साथ, मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ, आपके पास राइट है। और मेरी जो समझ है, मेरी थॉट है, वो यही है कि हम कोई बच्चे नहीं हैं। आपके पास राइट है, आप बता सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला भी था कि अगर आप गाली भी देना चाहे, दैट मीन्स नॉट कि गाली मतलब गाली सच में गाली, दैट मीन्स आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप बता सकते हो, बट एक रिस्पेक्ट के साथ ना, एक अलग तरीके से एक तहजीब होता है। खैर, थैंक यू।